चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 11 के संविधान वाले पुस्तक में 6 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका के इस चैप्टर में हम परिचय देखते हैं। तो परिचय है, आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है, लेकिन न्यायपालिका कुछ महत्वपूर्ण राजनैतिक कामों को भी अंजाम देती है। न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। 1950 से ही न्यायपालिका ने संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय को आप पढ़कर निम्न बातों को जान सकेंगे, जैसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ समझेंगे, न्यायपालिका अधिकारों की सुरक्षा में भारतीय न्यायपालिका की भूमिका क्या है, संविधान की व्याख्या में न्यायपालिका की भूमिका और भारत की संसद और न्यायपालिका के आपसी संबंध के बारे में जानेंगे। देखते हैं हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं और इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। और कानून के शासन का अभाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अग्रे और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। और न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है और विवादों के कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ले ले और इसके लिए यह तय करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले और इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीति दबाव से मुक्त हो। और स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या अर्थ है, यह स्वतंत्र कैसे सुनिश्चित की जाती है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता देखें तो सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है सरकार के अन्य दो अंगों विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाए ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न करें और न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारी या उत्तरदायित्व का अभाव नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतांत्रिक राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है और न्यायपालिका देश के संविधान, लोकतांत्रिक परंपरा और जनता के प्रति जवाबदेह है। और न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है और न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिकाओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका नहीं है और न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए और उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठा उसकी नियुक्तियों का आधार नहीं बननी चाहिए। ये कहती है कि अध्याय 2 में बताया गया कि हिमाचल का मामला मुझे याद है और यहाँ कहा जाता है कि इंसाफ में देरी करना इंसाफ से इनकार करना है। किसी न किसी कोई इस सिलसिले में कुछ न कुछ करनी ही चाहिए। देखते हैं न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित होता है और वे सेवानिवृत्त होकर तब तक पद पर बने रहते हैं और वह केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थिति में ही न्यायाधीश को हटाया जा सकता है और इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। और कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं और संविधान में न्यायाधीशों का हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद सुरक्षित रहेगा और न्यायपालिका विधायिका का कार्यकाल पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। और संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों के व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उससे दंडित करने का अधिकार है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों की सुरक्षा मिलेगी और कोई उनकी नाजायज
जायज़ आलोचना नहीं कर सकेगा और संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उनको हटाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही हो और इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय करती है। उसके बाद देखते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में देखते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति कभी भी राजनीतिक रूप से निर्विवाद नहीं रही है। यह राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन है और इससे संविधान की व्याख्या पर फर्क पड़ सकता है। न्यायाधीश का राजनीतिक दर्शन क्या है और सक्रिय और मुखर न्यायपालिका के बारे में उसकी क्या राय है, नियंत्रित और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विषय में उसके क्या विचार है और इन सब बातों का प्रभाव लागू किए जाने वाले कानूनों पर पड़ता है। और मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वर्षों से परंपरा बनी है कि सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया। 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। फिर 1975 में न्यायमूर्ति H.R. खन्ना को पीछे छोड़ते हुए न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्ति की गई और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि नियुक्तियों के संबंध में वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद के पास है। फिर मुख्य न्यायाधीश से सलाह का क्या महत्व है। 1982 और 1998 के बीच यह विषय बार बार सर्वोच्च न्यायालय के सामने आया। शुरू में न्यायालय का विचार था कि मुख्य न्यायाधीश की भूमिका पूरी तरह से सलाहकार की है, लेकिन बाद में न्यायालय ने माना कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति को जरूर माननी चाहिए। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई व्यवस्था की और इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेंगे और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियां करेंगे। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने नियुक्तियों की सिफारिश के संबंध में सामूहिकता का सिद्धांत स्थापित किया और इसी कारण आजकल नियुक्तियों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों के समूह का ज्यादा प्रभाव है। इस तरह न्यायपालिका की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और मंत्रिपरिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसका न्यायाधीशों की पद से हटाना देखें। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है। कदाचार साबित होने वाला अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। और क्या आपको याद है कि यह विशेष बहुमत क्या है? इससे हमने चुनाव वाले अध्याय में पढ़ा था और इससे स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो तब तक किसी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। यह भी गौरतलब है कि जहां उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने की शक्ति विधायिका के पास है और इसके द्वारा सुनिश्चित किया गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बचे रहे और शक्ति संतुलन भी बने रहे। और अब तक संसद के पास किसी न्यायाधीश को हटाने का केवल एक प्रस्ताव विचार के लिए आया और इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्य ने प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका क्योंकि प्रस्ताव पर सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्राप्त न हो सका। और उसके बाद यह है न्यायाधीश को हटाने का असफल प्रयास। 1991 में पहली बार संसद के 108 सदस्यों ने सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति बी रामास्वामी पर आरोप था कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने वित्तीय अनियमितता की है और संसद ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया शुरू की। इसके एक वर्ष बाद 1992 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति ने न्यायमूर्ति बी रामास्वामी को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहते सार्वजनिक धन का निजी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने के संवैधानिक नियमों को धज्जी उड़ाने के कारण नैतिक पतन तथा पद पर जानबूझकर गंभीर दुरुपयोग करने का दोषी पाया। और इतने कठोर आरोपों के बाद भी रामास्वामी पर संसद ने महाभियोग सिद्ध न कर सका और महाभियोग के प्रस्ताव के पक्ष में सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के जरूरी 2/3 मत तो पड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सदन में मतदान में भाग नहीं लिया। अतः प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया।
उसके बाद न्यायपालिका की संरचना के बारे में देखते हैं। तो भारतीय संविधान सांस्कृतिक न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है और भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिससे सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय है। यहाँ चित्र में दिया गया है। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करता है। जैसे है यहाँ सबसे ऊपर है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं और यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला करता है और कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है सर्वोच्च न्यायालय, और यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा भी सकता है। उसके बाद आता है उच्च न्यायालय। यह निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई भी कर सकता है। मौलिक अधिकारों की बहाल करने के लिए रीट भी जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा भी करता है और अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी करता है। उसके बाद आता है जिला अदालत। जिला अदालत का काम है जिले में दायर मुकदमे की सुनवाई करती है और निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। उसके बाद गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला कर देती है। उसके बाद इसके नीचे आते हैं अधीनस्थ अदालत। इसका काम है फौजीदारी और दीवानी किस्म के मुकदमे पर विचार करना। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार देखें। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है और सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व तो संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जैसे यहाँ है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार में संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करना। उसके बाद है रीट जाहिर करना। इसमें व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण, लेख तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। उसके बाद अपील आती है। दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक के सवालों से जुड़े अधीनस्थ अदालतों के मुकदमे की अपील पर सुनवाई करना है। और उसके बाद है इसी में आता है विशेषाधिकार। तो भारतीय भूभाग के किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख के पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने का अधिकार है। और उसके बाद आता है सलाहकारी। तो जनहित के मामले पर तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना है। उसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकार के क्षेत्राधिकार के बारे में विस्तार से देखें। तो मौलिक अधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमे में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है और ऊपर के चित्र में आपने देखा कि संघीय संबंधों से जुड़ी मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक अधिकार उस संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक अंपायर और निर्णायक की भूमिका देता है और किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठाना स्वाभाविक है और इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। और इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल सर्वोच्च न्यायालय ही हल कर सकता है। इनकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है और अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्यों की शक्तियों की भी व्याख्या करते हैं। उसके बाद आता है रीट संबंधी क्षेत्राधिकार आता है। तो इसमें है जैसे कि आपने मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पढ़ा कि मौलिक अधिकारों को उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकार अपने विशेष आदेश रीट के रूप में कर सकता है। उच्च न्यायालय भी रीट जारी कर सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है और इन रीटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकते हैं। उसके बाद आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार की शक्ति। इसमें सर्वोच्च न्यायालय अपील या उच्च न्यायालय है और उच्चतम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है और कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय
न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने लायक है, अर्थात उसमें संविधान या कानून की व्याख्या करने जैसे कोई गंभीर मामला उलझा है। और अगर फौजदारी के मामले में निचली अदालत किसी को फांसी की सजा दे दे तो उससे की अपील सर्वोच्च या उच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि किसी मुकदमे में उच्च न्यायालय अपील की संज्ञा न दे तब भी सर्वोच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह उस मुकदमे में की गई अपील को विचार के लिए स्वीकार कर ले। और अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दे को भी दोबारा जांच करेगा। यदि न्यायालय को लगता है कि कानून या संविधान का वह अर्थ नहीं है जो निचली अदालतों ने समझा तो सर्वोच्च न्यायालय उस निर्णय को बदल सकता है तथा उसके साथ उन प्रावधानों की नई व्याख्या दे सकता है। उच्च न्यायालय को भी अपने नीचे की अदालतों का निर्णय के विरुद्ध अपील क्षेत्राधिकार है। उसके बाद सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के बारे में देखें। मौलिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। फिर सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श देने की शक्ति की क्या उपयोगिता है? इसके दो मुख्य उपयोगिताएं हैं। पहली, इससे सरकार को छूट मिल जाती है कि किसी महत्वपूर्ण मसले पर कार्रवाई करने से पहले वह अदालत की कानूनी राय ले और इसके बाद में कानूनी विवाद से बचा जा सकता है। दूसरी, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह मानकर सरकार अपने प्रस्तावित निर्णय या विधेयक में समुचित संशोधन कर सकती है। जैसे यहाँ आर्टिकल है तो अनुच्छेद 137 में है, उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय या दिए गए आदेश का पूर्वावलोकन करने का शक्ति है। उसके बाद अनुच्छेद 144 में है, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता से कार्य करेंगे। उसके बाद पिछले पृष्ठ पर दिए गए अनुच्छेदों को आपने पढ़ा और ये अनुच्छेद हमें भारत के न्यायपालिका की एकीकृत प्रकृति और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को समझने में मदद करता है। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारत ये भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों में बाध्य नहीं है और कभी भी उसी की समीक्षा कर सकता है। इससे अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय को अवमानना के मामले में भी स्वयं ही दिखाए। और उसके बाद न्यायिक सक्रियता देखें। न्यायपालिका के न्यायिक सक्रियता के बारे में देखें तो क्या आपने न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका के बारे में सुना है? आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है और अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों में न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है। और भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका का सामाजिक व्यवहार याचिका रही है। और आखिर जनहित याचिका है क्या, इसके बारे में देखिए। कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? और कानून के सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि आपने अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का निर्णय लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल की है। चूंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इससे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को जनहित याचिका का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमे की बाढ़ सी आई जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका से हस्तक्षेप की मांग किया। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। और उसके बाद किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू किया।
लिया और इस तरह न्यायपालिका की कई नई भूमिकाएं न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई है। कुछ प्रारंभिक जनहित याचिका के बारे में देखें। 1979 में समाचार पत्रों में विचाराधीन कैदियों के बारे में कुछ खबरें छपी। बिहार की जेलों में कैदियों को काफ़ी लंबे अवधि से बंदी बनाकर रखा जा रहा था और जिन अपराधों के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था, यदि उसमें ही उन्हें सजा हो पाती तो वो भी वे उतनी लंबी अवधि के लिए कैद नहीं किए जा सकते थे। इस खबर को आधार बनाकर एक वकील ने एक याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने यह मुकदमा चला और यह पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई और इस मुकदमे को हुसैनारा खातून बनाम बिहार सरकार के नाम से जाना जाता है। उसके बाद फिर 1980 में एक तिहाड़ जेल में एक बंदी ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर को एक पत्र भेजा। इसमें बंदियों को दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं का वर्णन किया गया था और न्यायाधीश ने उससे ही एक याचिका मान लिया। यद्यपि बाद में न्यायालय ने पत्रों को याचिका के रूप में स्वीकार करने की प्रथा समाप्त कर दी, लेकिन यह मुकदमा सुनील बन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन 1980 के नाम से शुरुआती जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया और शुद्ध हवा, पानी और स्वच्छ जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त 1980 के बाद जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता द्वारा न्यायपालिका ने उन मामलों में भी रुचि दिखाना जहां समाज के कुछ वर्गों के लोग आसानी से अदालत की शरण नहीं ले सकते और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए न्यायालय ने जन सेवा की भावना से भरे नागरिक, सामाजिक संगठन और वकीलों के समाज के जरूरतमंद और गरीब लोगों को ओर से याचिका दायर करने की इजाज़त दी थी। और यह बात जरूरी याद रहे कि गरीबों की समस्या ऐसे लोगों की समस्या से गुणात्मक रूप से अलग है जिन पर अब तक अदालत का ध्यान रहा है। गरीबों के प्रति इंसाफ का नजरिया अपनाने की जरूरत है। यदि हम गरीबों के मामले में आंख मूंदकर इंसाफ की कोई प्रतिकूल प्रक्रिया अपनाते हैं तो वे कभी भी अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये कहे थे न्यायमूर्ति भगवती बंधुदा मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984 में। और सुबह न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभावी पड़ा और इसने न केवल व्यक्ति बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला और इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनाने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली को भी इससे ज़्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया, जिससे लोग सही जानकारी प्राप्त कर सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सके। और जनहित याचिका की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का एक नकारात्मक पहलू भी है। इससे न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ा। दूसरे न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया और न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए था। और उदाहरण के लिए वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना या चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं है। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना बड़ी मुश्किल हो गया है। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे के शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता से इन लोकतांत्रिक सिद्धांतों को आघात पहुंच सकता है। यहाँ एक है, आप एक न्यायाधीश है, मान लीजिए कहानी के हिसाब से नागरिक का एक समूह जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय जाकर प्रार्थना करता है कि वह शहर के नगर पालिका के अधिकारियों की झुग्गी झोपड़ी हटाने और शहर को सुंदर बनाने का काम करने का आदेश दे ताकि शहर में पूंजी निवेश करने वालों को आकर्षित किया जा सके। और उनका तर्क है कि ऐसा करना जनहित में है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले का पथ है कि ऐसा करने पर उनके जीवन का अधिकार का हनन होगा। उनका तर्क है कि जनहित के लिए साफ सुथरे शहर में अधिकार से ज़्यादा जीवन का अधिकार महत्वपूर्ण है। कल्पना करें कि आप एक न्यायाधीश है और आप निर्णय लिखे और तय करें कि इस जनहित याचिका में जनहित का मुद्दा है या नहीं।
उसके बाद न्यायपालिका और अधिकार देखें। हम पहले भी देख चुके हैं कि न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व तो सौंपा गया है और ये संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। पहला यह है कि यह अनेक रीट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, रक्षा, परमादेश परमादेश आदि जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। आर्टिकल 32 के तहत और उच्च न्यायालय को भी ऐसी रीट जारी करने की शक्ति है 226 के तहत। उसके बाद दूसरा है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू करने से रोक सकता है आर्टिकल 13 के तहत। और ये दोनों प्रावधान एक और सर्वोच्च न्यायालय को नागरिक के मौलिक अधिकारों के संरक्षण तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं। उपर्युक्त प्रावधानों में दूसरा प्रावधान न्यायिक पूर्वावलोकन की व्यवस्था करता है। न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभावतः न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पूर्वावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है कि यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पूर्वावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। और इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पूर्वावलोकन शब्द का प्रयोग न होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। और इसके अलावा हमें सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन करते समय देखा कि संघीय संबंधों के मामलों में भी सर्वोच्च न्यायालय अपने न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है। ऐसा करने के वह किसी भी कानून को संविधान में निहित शक्ति के बंटवारे के योजना के विरोध होने से रुकता है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार कोई कानून बनाए और कुछ राज्यों को ऐसे लगे कि इस कानून का विषय तो राज्य सूची में है, तब वे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और यदि न्यायालय उससे सहमत हो तो वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। और इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति के द्वारा ऐसे किसी भी कानून का परीक्षण कर सकता है जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता हो या संविधान में किसी विभाजन योजना के प्रतिकूल हो। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति राज्यों के विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर भी लागू होती है। और रीट जारी करने की और न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति या सर्वोच्च न्यायालय को अत्यंत शक्तिशाली बना देती है। न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति का मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित कानूनों की और संविधान की व्याख्या कर सकती है। अनेक लोगों का मानना है कि इसके द्वारा न्यायपालिका प्रभावी ढंग से संविधान की रक्षा करती है और नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करती है। जनहित याचिका ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। और क्या आपको याद है कि अधिकारों से संबंधित अध्याय में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया था। उसके बाद ये देखें, क्या आप जानते हैं कि और भी अनेक देश है में जनहित याचिका धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है। विश्व के अनेक न्यायालयों खास तौर से दक्षिण एशिया और अफ्रीका में भारत की ही भारतीय न्यायिक सक्रियता का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान में जनहित याचिका के मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका में अब नागरिक का यह मौलिक अधिकार है कि वह संवैधानिक न्यायालयों के सामने व्यक्तियों के अधिकारों के उल्लंघन का मामला उठा सके। और उसके बाद क्या आप जानते हैं कि अधिकारों से संबंधित अध्याय में आपने शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रयोग किया था। यह अधिकार बंधुआ मजदूरी, लोगों की खरीद फरोख्त और खतरनाक कामों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। और लेकिन यह प्रश्न है कि जिन लोगों के अधिकारों को उल्लंघन होता है वे अदालत का दरवाजा कैसे खटकाएंगे। जनहित याचिका और न्यायिक सक्रियता से न्यायालयों के लिए यह संभव हो पाया है कि वे ऐसे उल्लंघनों के मामले पर विचार कर सकें। इससे न्यायालय ने उन अनेक मुद्दे पर विचार किया, जैसे जेल के अंदर पुलिस द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने की अमानवीय दशा, बच्चों का यौन शोषण और इस प्रवृत्ति में
गरीब और पिछले वर्ग के लोगों के अधिकारों के अर्थपूर्ण बना दिया गया है। और देखते हैं न्यायपालिका और संसद के बीच देखें तो न्यायपालिका ने अधिकार के मुद्दे पर तो सक्रियता दिखाई है और राजनैतिक व्यवहार बर्ताव से संविधान को ठेंगा दिखाने की प्रवृत्ति भी अंकुश लगाया है। इसी कारण जो विषय पहले न्यायिक पूर्वावलोकन के दायरे में नहीं थे उन्हें भी अब इस दायरे में ले लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियाँ। ऐसे और भी अनेक उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए न्यायपालिका की कार्यपालिका की सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिया, जैसे उसमें है हवाला मामले और नरसिंह राव मामले और पेट्रोल पंपों के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में CBI यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध जांच करे। आपने इनमें से कुछ के बारे में सुना होगा। इनमें से कई उदाहरण न्यायिक सक्रियता के परिणाम भी है। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्य है संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है और कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान का अनुकूल है। इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है और हमने संपत्ति के अधिकार और संसद के संविधान को संशोधित करने की शक्ति के संबंध में संसद और न्यायपालिका के बीच हुए टकराव का पीछे उल्लेख किया है। आइए इसे एक बार फिर दोहराएं। संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया और संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी, जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती है। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। संसद और न्यायपालिका के बीच विवाद के केंद्र में निम्नलिखित मुद्दे थे, जैसे निजी संपत्ति के अधिकारों का दायरा क्या है, मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति के दायरा क्या है, संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है, अब क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करती हो। ये हैं, इन्होंने कहा, इनका नाम है आलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। संविधान के बाद विवाद में इन्होंने कहा था कि जहां न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने की जरूरत पर कोई दो राय नहीं हो सकती, वहीं हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को वो भी याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता के सिद्धांत को उस स्तर तक नहीं ले जाया जाना चाहिए जहां वह आस्था का स्थान ले ले और अन्यथा न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के काम भी अपने हाथ में ले लेने वाली एक अतिवादी संस्था की वह काम करने लगेगी। न्यायपालिका का काम संविधान की व्याख्या करना या अधिकारों के बारे में चल रहे विवादों का हल करना है। और उसके बाद है 1977 में 1977 से लेकर 1973 तक 1967 से लेकर 1973 के बीच यह विवाद काफ़ी गहरा गया और भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नज़रबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम और अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवाद हुए। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और यह केशवानंद भारती मुद्दे के रूप में प्रसिद्ध है। और इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती और संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। और न्यायालय ने दो और काम दिए। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि
कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है या नहीं। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है और इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति को बदल दिया। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची में 1979 से हटा दिया गया और इससे शासन के इन दो अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल गई और फिर भी इन दोनों के बीच विवाद के कुछ बिंदु बचे हैं, जैसे क्या न्यायपालिका विधायिका की कार्यवाही या नियमन और उसमें हस्तक्षेप कर उसे नियंत्रित कर सकती है। संसदीय व्यवस्था में संसद की अपना संचालन खुद करने तथा अपने सदस्यों का व्यवहार नियंत्रित करने की शक्ति है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका को विशेषाधिकार के हनन का दोषी पाए जाने पर अपने सदस्यों को दंडित करने का अधिकार है। जो व्यक्ति विधायिका के विशेषाधिकार हनन का दोषी हो क्या वह न्यायालय की शरण ले सकता है। सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध स्वयं सदन द्वारा यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो क्या वह सदस्य न्यायपालिका से सुरक्षा प्राप्त कर सकता है। ये मुद्दे अभी भी सुलझ नहीं पाए और दोनों के बीच विवाद का विषय बने रहे हैं और इसी प्रकार संविधान यह व्यवस्था करता है कि न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती, लेकिन अनेक अवसरों पर संसद और राज्यों के विधान सभाओं में न्यायपालिका के आचरण पर अंगुली उठाई गई और इसी प्रकार न्यायपालिका ने भी अनेक अवसरों पर विधायिका की आलोचना की और उन्हें अनेक विधायी कार्यों के संबंध में निर्देश दिए हैं। विधायिका इसे संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में दिखती है और इन मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील है और लोकतंत्र में सरकार के एक अंग का दूसरे अंग की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितनी जरूरत है। निष्कर्ष पर देखें, इस अध्याय में आपने अपनी लोकतांत्रिक संरचना में न्यायपालिका की भूमिका का अध्ययन किया और न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के बीच समय समय पर उठने वाले विवादों के बावजूद न्यायपालिका की खास अनुशाख बढ़ी है और न्यायपालिका ने कुछ और भी अपेक्षा की है। आम आदमी की को चर्चा होता है, आम आदमी को आश्चर्य होता है कि किस आसानी से अनेक दोषी लोग न्यायपालिका से बेदाग बरी हो जाते हैं और कैसे धनी और दबंगों के असर में गवाह अपने बयान से मुकर जाते हैं। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में स्वयं न्यायपालिका भी चिंतित है और इस अध्याय में आपने देखा कि भारत में न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली संस्था है और इस शक्ति ने बड़े आश्चर्य और बहुत सी आशाओं को जन्म दिया। भारतीय न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता के लिए भी जानी जाती है और अनेक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका ने संविधान की नई व्याख्या दी और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की। जैसे कि हमने इस अध्याय में देखा, लोकतंत्र वास्तव में विधायिका और न्यायपालिका के बीच एक अत्यंत संवेदनशील संतुलन पर आधारित है और इन दोनों को संविधान की सीमाओं के अंदर ही रहकर कार्य करना पड़ता है और